हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वती इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 10 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हमें पढ़ना है स्ट्रीमलाइन फ्लो, उसके बाद इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और उसके बाद बर्नौलीज प्रिंसिपल। देखो, अभी तक हमने जो भी पढ़ा था वो स्टेडी फ्लो के लिए था। स्टेडी फ्लो मतलब एक आपको कंटेनर दिया जाता था जिसके अंदर कोई लिक्विड भरा हुआ है, उसकी डेंसिटी आपको दी जाती थी। आपको प्रेशर फाइंड करना था, या तो गेज प्रेशर फाइंड करना था, ठीक है। कोई आपको डेप्थ दी जाती थी, बोला जाता था कि ये डेप्थ पे प्रेशर क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। अभी हमें जो पढ़ना है वो ऐसे फ्लूइड्स के लिए है जो मूविंग है। अब देखो, कोई पार्टिकल अगर मूविंग होता है तो उसकी स्पीड आप इजीली निकाल सकते हो, उसके लिए चेंज इन स्पीड निकाल सकते हो, एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, फोर्स निकाल सकते हो। बट वो कोई एक फिजिकल पार्टिकल है, तो यहाँ पे एक पार्टिकल नहीं है, यहाँ पे बंच ऑफ पार्टिकल है, एक साथ बहुत सारे पार्टिकल्स मूव हो रहे हैं। अब जब कुछ ऐसा होगा तो हम इजीली किसी फ्लो के लिए एक पर्टिकुलर इक्वेशन नहीं निकाल पाएंगे, और अगर हमने इक्वेशन निकाल भी लिया तो वो जो फ्लो है वो उस इक्वेशन को फॉलो करेगा या नहीं करेगा हम ठीक से नहीं बता पाएंगे, ठीक है ना। तो हमें एक आइडियल सिचुएशन यहाँ पे भी कंसिडर करनी पड़ेगी कि जिसके लिए हम कोई एक पर्टिकुलर इक्वेशन बना सके। जैसे हम आइडियल सिचुएशन बहुत सारी जगह पे ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, शायद हमें पता नहीं है। अगर मैं बात करूँ फ्री फॉल के लिए, तो फ्री फॉल के लिए अगर मैं बोलूँ कि कितने टाइम बाद ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा, लास्ट में उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो आप बता सकते थे ना, √2gh। तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया? तो एक ऑब्जेक्ट था, इनिशियल वेलोसिटी थी 0 और फाइनल वेलोसिटी मुझे निकालनी थी। मैंने ले लिया इक्वेशन 2ax = v² - u², और मुझे v = √2gh मिल गया क्योंकि u = 0 था। तो यहाँ पे मैंने एक्सेलरेशन कांस्टेंट लिया है, ठीक है ना, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g, और मैंने एक ही फोर्स को कंसिडर किया है, ग्रेविटेशनल फोर्स mg। बट इन रियलिटी यहाँ पे सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता, एयर रेजिस्टेंस भी होता है। तो एयर रेजिस्टेंस की वजह से हमारा जो ये इक्वेशन है वो ठीक से काम करेगा नहीं। तो हमने क्या किया था, उस टाइम पे एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट किया था और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स को कंसिडर करके इक्वेशन बना लिया था। अब ये ज़रूरी नहीं है कि एयर रेजिस्टेंस हर बार नेग्लिजिबल हो या तो 0 हो, है ना। तो सेम वैसे ही हमने यहाँ पे एक आइडियल सिचुएशन ले ली है जिसके अंदर हम स्ट्रीमलाइन फ्लो कंसिडर करने वाले हैं। अब स्ट्रीमलाइन का मतलब क्या है वो एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। सपोज यहाँ से कोई एक पार्टिकल पास हो रहा है, ये पोजीशन से कोई एक पार्टिकल पास हुआ और उसकी स्पीड है 8 मीटर/सेकेंड सपोज, ठीक है। वही पार्टिकल जब यहाँ से पास हुआ तो उसकी स्पीड बन गई 4 मीटर/सेकेंड, और वही पार्टिकल जब यहाँ से पास हुआ उसकी स्पीड बन गई 10 मीटर/सेकेंड। आप बोलोगे कि ये फ्लो स्टेडी नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो बार बार उसकी स्पीड चेंज हो रही है। हमें भी लगेगा कि ये जो फ्लो है वो, पहली बात तो ये कि स्टेडी नहीं है। स्टेडी फ्लो की डेफिनेशन हम पहले समझने वाले हैं, ठीक है। तो क्या इसको हम स्टेडी फ्लो कंसिडर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर यहाँ से पार्टिकल अगर कोई दूसरा पास हो रहा है, उसकी स्पीड आपको सेम प्रीवियस पार्टिकल की स्पीड जितनी मिले 8 मीटर/सेकेंड, यहाँ से पास होने वाले पार्टिकल की स्पीड मिले
4 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ से कोई अनदर पार्टिकल पास हुआ तो उसकी स्पीड मिलनी चाहिए 10 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे सिर्फ स्पीड की बात नहीं करनी है, स्पीड अलोंग विथ इट्स डायरेक्शन, यहाँ पे साथ में डायरेक्शन की भी बात करनी है। तो यहाँ से पास होने वाले दो पार्टिकल अलग अलग टाइम पे पास हो रहे, अगर उनकी स्पीड एंड डायरेक्शन मतलब वेलोसिटी सेम रहती है तो आप बोल सकते हो कि ये वाला फ्लो जो है वो स्टेडी फ्लो है। ठीक है, हाँ, डिफरेंट पोजीशन पे डिफरेंट वेलोसिटीज मिल सकती है, बट किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए पास होने वाले हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी सेम रहनी चाहिए, तब हम मान सकते हैं कि ये स्ट्रीमलाइन फ्लो है। स्टेडी फ्लो है मतलब स्ट्रीमलाइन फ्लो है। और स्ट्रीमलाइन की डेफिनेशन भी आपको याद रखनी है। स्ट्रीमलाइन मतलब क्या? द पाथ टेकन बाय अ फ्लूइड पार्टिकल अंडर अ स्टेडी फ्लो इज अ स्ट्रीमलाइन। मतलब समझो कि मैं अगर किसी एक पार्टिकल की बात करूं और वो यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है और ऐसे आगे बढ़ रहा है, तो ये जो एक लाइन बनी उसको हम बोलेंगे स्ट्रीम लाइन। दूसरा पार्टिकल है वो सपोज ऐसे गया तो उसके लिए ये हो गई स्ट्रीम लाइन। तीसरा पार्टिकल यहाँ से ऐसे गया, उसके लिए ये बन गई स्ट्रीम लाइन। ठीक है, अब स्ट्रीमलाइन फ्लो एज्यूम करने का फायदा क्या है कि एक तो दो स्ट्रीमलाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर पाएगी। क्यों? अगर क्रॉस कर रही है तो कोई एक पार्टिकल है वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी तो ये स्टेडी फ्लो कहलाएगा नहीं। ठीक है, अब इससे फ़ायदा क्या हुआ? कितनी भी बड़ी पाइप में पानी फ्लो हो रहा है, वाटर या कोई भी लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो आप एक छोटी सी इमेजनरी बाउंड्री बना सकते हो अपनी खुद की, और आप ये पता लगा सकते हो कि इसमें से ना कोई फ्लूइड बाहर जा रहा है ना कोई फ्लूइड अंदर रह रहा है। जितना भी फ्लूइड पास होगा वो ये जो आपने इमेजनरी पाइप सिलेक्ट की है उसके अंदर से ही। क्यों? क्योंकि दो स्ट्रीमलाइन कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी तो कोई भी वाटर पार्टिकल या फ्लूइड पार्टिकल है वो हमने जो इमेजिन की है वो बाउंड्री से बाहर निकल ही नहीं पाएगा। तो हम इजीली बता सकते हैं कि यहाँ से इतना मास पास हुआ, यहाँ से सेम मास रहेगा और यहाँ से भी सेम मास पास होगा एट अ पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, स्ट्रीमलाइन पता चल गया। स्टेडी फ्लो की डेफिनेशन क्या रहेगी? तो जैसे हमने बात की, एक ही पोजीशन पे आने वाले हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी सेम रहेगी, डिफरेंट पोजीशन पे वेलोसिटी डिफरेंट रह सकती है। अब अच्छे वर्ड में बोले तो द फ्लो ऑफ द फ्लूइड इज सेड टू बी स्टेडी इफ एट एनी गिवन पॉइंट द वेलोसिटी ऑफ ईच पासिंग फ्लूइड पार्टिकल रिमेन्स कॉन्स्टेंट इन टाइम। फिर से रिपीट कर रहा हूं, the flow of the fluid is said to be steady if at any given point the velocity of each passing fluid particle remains constant in time. Okay, this does not mean that the velocity at different point in space is same. Okay, इसका मतलब ये नहीं है कि अलग अलग पोजीशन पे वेलोसिटी सेम रहनी चाहिए। ठीक है, अलग अलग पोजीशन पे वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है, किसी एक पोजीशन पे आने वाले हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी सेम रहनी चाहिए। चलो, यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या है वो भी समझ में आ चुका होगा। नो टू स्ट्रीमलाइंस कैन क्रॉस ईच अदर, वो भी आपको याद रखना है। अगर स्ट्रीमलाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, सपोज ये स्ट्रीमलाइन एक ऐसे जा रही है दूसरी ऐसे जा रही है, दोनों ने क्रॉस किया, तो किसी एक पोजीशन पे पार्टिकल की वेलोसिटी ये डायरेक्शन में भी मिल सकती है, ये डायरेक्शन में भी मिल सकती है। तो
कभी कोई पार्टिकल है वो यहाँ से इस तरफ जाएगा, कभी कोई पार्टिकल इस तरफ जाएगा। अब एक ही पोजीशन पे दो अलग अलग डायरेक्शन है, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी चेंज हो रही है एक ही पोजीशन पे, तो वो फ्लो स्टेडी फ्लो नहीं है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। अभी उसी की हेल्प से देखने वाले हैं हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, अब इसी डायग्राम में देखो, सपोज यहाँ पे हमारे पास तीन एरिया है P, यहाँ पे आपको Q दिया हुआ है और यहाँ पे R दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं टाइम ड्यूरेशन इक्वल ले लूँ, mass passing through each cross section must be same if flow is streamline। ठीक है, in time duration delta t mass passing through each cross section must be इक्वल, क्योंकि हमने टाइम ड्यूरेशन भी कर दिया है इक्वल। ओके, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ मास पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन P इक्वल टू मास पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन R इक्वल टू मास पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन Q। क्लियर। अब मास इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड तो सेम है, तो वॉल्यूम P डेंसिटी इंटू वॉल्यूम एट R इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम एट Q। अब देखो यहाँ पे डेंसिटी कैंसिल आउट हो जाएगी, क्यों? क्योंकि यहाँ से पास होने वाला जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी यहाँ पे और यहाँ पे सेम रहेगी। हाँ, उसके लिए भी हमें एक आइडियल सिचुएशन लेनी पड़ेगी, जिसमें हमें ये बोलना पड़ेगा कि ये जो फ्लूइड है वो इनकम्प्रेसिबल है, मतलब उसके ऊपर प्रेशर की ज़्यादा इफेक्ट नहीं होती। ठीक है, अगर प्रेशर में ज़रा सा चेंज आया तो उसके वॉल्यूम में कुछ ज़्यादा चेंज आएगा नहीं, मतलब ना तो ज़्यादा वो कंप्रेस होगा ना ही वो ज़्यादा एक्सपांड होगा, तो डेंसिटी में वेरिएशन आएगा नहीं। ओके, तो वॉल्यूम मिल गया हमें सेम, और वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, एरिया इनटू डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय दैट फ्लूइड। तो यहाँ पे एरिया में ले लेता हूँ AP और डिस्टेंस सपोज ट्रैवल हुआ है XP, यहाँ पे AR डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है XR, और यहाँ पे AQ और डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है XQ। तो हमने एरिया इंटू डिस्टेंस में ले लिया। ओके, यहाँ पे AP डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, मतलब VP इंटू डेल्टा T। याद रखना यहाँ पे जो V है और यहाँ पे V डिफरेंट है। यहाँ पे V जो है वो कैपिटल V है, और कैपिटल V इक्वल टू क्या है, वॉल्यूम, और यहाँ पे जो V है वो स्मॉल v है, और स्मॉल v मतलब क्या है, वेलोसिटी। ओके, तो AR एज इट इज XR की जगह पे मैं वेलोसिटी एट R इंटू डेल्टा T कर सकता हूँ। AQ एज इट इज यहाँ पे वेलोसिटी एट Q इंटू डेल्टा T में कर सकता हूँ। सब में देखो तो टाइम ड्यूरेशन सेम था, डेल्टा टी कैंसल आउट। अब इससे मुझे क्या पता चला, एरिया एट P इंटू वेलोसिटी एट P इक्वल टू एरिया एट R इंटू वेलोसिटी एट R इक्वल टू एरिया एट Q इंटू वेलोसिटी एट Q। ओके, विच इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, एंड इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन फ्लो ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ इतना लिख देना है। देखो मैं बोल रहा हूँ क्या लिखना है, विच इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन फ्लो ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स। ओके,
इन जनरल आप लिख सकते हो ए वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर आपके पास दो डिफरेंट पोजीशन है और जो फ्लो हो रहा है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो है, तो सपोज एक पोजीशन है 1, एक पोजीशन है 2, एक पोजीशन है 3, तो ए वी इक्वल टू तो कांस्टेंट है सभी के लिए, मतलब A1 V1 इक्वल टू A2 V2 इक्वल टू A3 V3 लिख सकते हो। यहाँ से आपको पता चलेगा कि अगर एरिया इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी, और एरिया डिक्रीज हुआ तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ओके, जैसे आप मैकेनिक्स में दो लॉ का यूज करते थे, एक था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और दूसरा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इन दोनों की हेल्प से न्यूमेरिकल में आप दो इक्वेशन बनाते थे और दोनों को सॉल्व करके आपको आंसर मिलता था। सेम वे यहाँ पे आप दो इक्वेशन बनाओगे, एक इक्वेशन बनेगा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की हेल्प से और दूसरा इक्वेशन बनेगा बर्नौलीज प्रिंसिपल की हेल्प से। फिर एक इक्वेशन की वैल्यू दूसरे इक्वेशन में रखेंगे तब हमें आंसर मिलेगा। ठीक है, तो चलो अभी पढ़ते हैं बर्नौलीज प्रिंसिपल। बर्नौलीज प्रिंसिपल के लिए हम एक काम करते हैं, हम एक रेफरेंस लाइन सिलेक्ट कर लेते हैं। चलो, तो ये है रेफरेंस लाइन। और ऐसी एक पाइप ले लेते हैं। चलो, ये पाइप है। ठीक है, ये यहाँ पे फ्लूइड है जो कि मूविंग है, बट यहाँ पे मैं एकदम लाइट दिखा रहा हूँ ताकि आपको डायग्राम में कंफ्यूजन ना हो। ओके, ये सेंट्रल लाइन है और जहाँ से इस तरफ सपोज हाइट है y1, या तो हाइट है तो h1 नाम दे दो, और यहाँ पे ये पाइप की जो सेंट्रल लाइन है वहाँ से मैं हाइट सिलेक्ट करूँ, ये हाइट को मैं नाम दे देता हूँ h2। देखो, दोनों जगह पे मैंने एक रेफरेंस लाइन से ही हाइट ली है ताकि इसीलिए हम कंपेयर कर सकें। यहाँ से जो लिक्विड फ्लो होगा ये एरिया से स्टार्ट करके सपोज, तो वो यहाँ तक आएगा डेल्टा टी टाइम में, मतलब डेल्टा टी टाइम में यहाँ से इतना फ्लूइड है वो आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ तक जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, सपोज मैं नाम दे दूँ डेल्टा x1, जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ वो डेल्टा x1 कितना रहेगा, तो वेलोसिटी यहाँ पे सपोज है v1 और टाइम ड्यूरेशन है डेल्टा t। तो सेम वे यहाँ से डिस्प्लेसमेंट होगा थोड़ा कम क्योंकि स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, तो यहाँ का जो डिस्टेंस रहेगा डेल्टा x2 इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी एट सेकेंड सरफेस v2 इंटू डेल्टा t। यहाँ पे जो लिक्विड पास हो रहा है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 से पास हो रहा है, और यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो v1 है, और यहाँ पे जो प्रेशर हमने दिया हुआ है वो P1 है। सेम वैसे यहाँ पे एरिया है A2, वेलोसिटी है v2 और प्रेशर जो अप्लाई किया है वो P2। ठीक है, जो बर्नौली ने अपना प्रिंसिपल निकाला, मतलब रिलेशन बिटवीन ये हाइट, वेलोसिटी एंड प्रेशर, वो निकाला था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की हेल्प से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की हेल्प से। तो सेम थिंग हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले ये जो फ्लूइड है,
जो मैंने यहाँ पे इतने मास का दिखाया है उसको यहाँ तक ले जाने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम लेते हैं चेंज इन वर्क। ओके, टोटल वर्क required to be done on fluid। तो वो डेल्टा डब्ल्यू ले लेते हैं इक्वल टू वर्क डन एट सरफेस 1 माइनस वर्क डन एट सरफेस 2 रहेगा। ओके, वर्क एट सरफेस, वर्क इक्वल टू क्या रहेगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे भी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या रहेगा, प्रेशर इनटू एरिया, मतलब यहाँ पे P1 इंटू A1 ये फोर्स रहा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट मतलब वेलोसिटी इंटू डेल्टा टी। यहाँ पे भी P2 इंटू A2 और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बनेगा वेलोसिटी V2 इंटू डेल्टा टी। दोनों तरफ टाइम ड्यूरेशन सेम है तो डेल्टा टी कैंसल आउट होगा। चलो यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कि वॉल्यूम की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं। आई थिंक आगे वॉल्यूम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, वॉल्यूम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये A1 V1 है, उसको मैं नाम दे देता हूँ डेल्टा V। ठीक है ना, A1 V1 को मैं नाम दे देता हूँ डेल्टा V। बट यहाँ पे वो भी नहीं करना है। एक काम करते हैं, डेल्टा X है वो एज इट इज़ रख देते हैं, वरना वो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो A1 इंटू डेल्टा X1 वो वॉल्यूम में चेंज हो गया, तो P1 इंटू क्या करोगे डेल्टा V माइनस P2 इंटू क्या करोगे डेल्टा V। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम सेम रहेगा, क्योंकि डेल्टा टी टाइम ड्यूरेशन में यहाँ से जितने वॉल्यूम का फ्लूइड फ्लो करेगा उतना ही यहाँ से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि ये स्टेडी फ्लो है। तो P1 माइनस P2 में अलग निकाल लूँ तो कॉमन निकलेगा डेल्टा V। ये डेल्टा W हो चुका। ओके, ये वर्क डन मिला हमें। अब वहाँ तक पहुँचने में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या निकलेगी, तो हम अभी लेते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा U इज इक्वल टू क्या करोगे आप, तो mgh, तो mg और हाइट क्या रहेगी h2 माइनस h1। देखो यहाँ पे था वो लिक्विड ये हाइट पे और ये हाइट पे हमने पहुँचाया, तो ये एक्चुअली चेंज इन हाइट हुई mgh। तो h क्या बनेगी, टोटल हाइट h2 में से h1 सबट्रैक्ट कर दो। चलो यहाँ तक क्लियर है। एक मिनट। तो हमने यहाँ पे ले लिया h2 माइनस h1 को हाइट का डिफरेंस। अब मास इक्वल टू तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिखोगे ही आप, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम जो फ्लो हुआ था डेल्टा V इंटू जी तो है ही, मास की जगह पे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिया है हमने, और h2 माइनस h1 एज इट इज। ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ। अभी देखते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के। चलो डेल्टा के इक्वल टू क्या करोगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, मतलब हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर। तो ये बनेगा हाफ रो डेल्टा V, मास की जगह पे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, इंटू V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो डेल्टा V इंटू
v1 स्क्वायर। यहाँ पे याद रखना ये डेल्टा v चेंज इन वॉल्यूम है और ये v2 एंड v1 है वो वेलोसिटीज है। चलो हमें सभी चीज़ें मिल गई, वर्क डन भी मिल गया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी मिल गई, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी मिल गई। तो अभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे लिखेंगे एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो जो भी हमने वर्क किया है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बनेगा। अब वर्क कितना है तो P1 माइनस P2 इंटू डेल्टा वी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमें क्या मिली थी तो ये पार्ट मिला था, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे है। इन दोनों का क्या हमें करना है एडिशन। अब सभी में देखो तो आप ये डेल्टा वी कैंसिल कर दोगे क्योंकि कॉमन निकल रहा है। ओके, डेल्टा वी कैंसल आउट हो गया तो बचा क्या P1 माइनस P2 इक्वल टू ये अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो रो जी H2 माइनस रो जी H1 प्लस ये बना हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर। अब फर्स्ट सरफेस के लिए जो भी क्वांटिटीज बन रही है यहाँ पे वो एक तरफ ले लेते हैं, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इन दोनों को इस तरफ लेके आते तो दोनों क्या बन जाएगा पॉजिटिव। तो ये रहेगा P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू उस तरफ ले लेते हैं P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। This equation is known as Bernoulli's equation. ओके, तो यहाँ पे सिर्फ इतना लिख दोगे आप, दिस इक्वेशन इज नॉन एज बर्नौलीज इक्वेशन। उसके बाद फ्रॉम दिस इक्वेशन इन जनरल वी कैन से दैट P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि हमने फर्स्ट सरफेस एंड सेकेंड सरफेस को कंपेयर किया है। तो फर्स्ट को कंपेयर कर सकते हैं सेकेंड के साथ, तो थर्ड के साथ भी कर सकते हैं, फोर्थ के साथ भी कर सकते हैं। मतलब ईच एंड एवरी पोजीशन आपको इन तीनों का एडिशन कांस्टेंट मिलेगा, P रो जी एच एंड हाफ रो वी स्क्वायर एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चलो यहाँ तक क्लियर है। तो ये इक्वेशन आपको याद रखना है। ये इक्वेशन में जो 3 स्टेप आपको मिल रहे हैं जिसमें से ये फर्स्ट है, ये जो P है उसको बोला जाता है प्रेशर हेड। ठीक है, इसको बोला जाता है प्रेशर हेड। प्रेशर हेड मतलब क्या, तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है रो जी एच, ये रो जी एच है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये सभी एनर्जी डेंसिटीज है, और ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है,
तो आप ये भी बोल सकते हो ना, इसी इक्वेशन को वर्ड्स में अगर आप बोलना चाहो तो आप ये भी बोल सकते हो, एज वी मूव अलोंग अ स्ट्रीम लाइन द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, ये जो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है उसको बोला जाता है प्रेशर हेड। ठीक है, ये जो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है उसको बोला जाता है एलिवेशन हेड, क्योंकि ये हाइट देता है। तो ये है प्रेशर हेड, ये है एलिवेशन हेड, और ये वेलोसिटी पे डिपेंड करती है एनर्जी, इसलिए इसको बोला जाता है वेलोसिटी हेड। तो आप ये भी बोल सकते हो प्रेशर हेड प्लस प्लस एलिवेशन हेड प्लस वेलोसिटी हेड इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, अगर यही प्रिंसिपल आप स्टेशनरी लिक्विड के लिए अप्लाई करो, जो लिक्विड रेस्ट में है उनके लिए अप्लाई करो, तो वेलोसिटी बन जाएगी 0, और वेलोसिटी अगर 0 बन गई तो ये पार्ट और ये पार्ट निकल गया, तो फिर P1 माइनस P2 इक्वल टू रो जी इंटू H2 माइनस H1 मतलब रो जी H। तो ये मिल जाएगा आपको पास्कल्स लॉ। ठीक है, मतलब बर्नौलीज प्रिंसिपल है वो रेस्ट में अगर फ्लूइड है उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो, अगर कोई फ्लूइड स्टेडीली फ्लो हो रहा है तो उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। और ये इक्वेशन आपको कंपलसरी याद रखना है अगर ये चैप्टर में आपको आगे सभी थियोरीज में जो कॉन्सेप्ट्स है वो अच्छे से समझने हैं तो। ठीक है, चलो तो यहाँ तक रखते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है, डेरिवेशन में कोई डाउट है या कोई कंसेप्ट में डाउट है तो एनी टाइम कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, चलो यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू।